हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से UP-SSC एनम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी का लेक्चर नंबर 44। तो पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ 30 क्वेश्चन लेकर एक बार फिर हाजिर है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। 30 क्वेश्चन कराएंगे और उन सभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और हमें बताइएगा लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो यूपी एनम, बिहार एनम, राजस्थान, आल स्टेट किसी भी एनम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आइए देखते हैं टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का रहा, गर्भावस्था में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम किससे संबंधित है? अत्यधिक उल्टियां, रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप, मधुमेह। तो कह रहा है क्या, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम किससे संबंधित है? तो अत्यधिक उल्टियां, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। फिर कह रहा है प्रसव के बाद लोकिया कितने दिनों तक रह सकता है? 1 से 3 दिन, 4 से 6 सप्ताह, 2 महीने, 3 महीने। तो कह रहा प्रसव के बाद जो हमारा लोकिया है वह कितने दिनों तक रह सकता है? तो हमारा हो जाएगा 4 से 6 सप्ताह, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। फिर कह रहा है सीजेरियन सेक्शन के बाद गर्भधारण के लिए कितने समय तक इंतजार करना चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, 12 से 18, 2 साल। तो कह रहा सीजेरियन सेक्शन के बाद गर्भधारण के लिए कितने समय तक इंतजार करना चाहिए? 12 से 18 महीने तक का क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए। किसके बाद? सीजेरियन सेक्शन के बाद। नेक्स्ट, नवजात शिशु में जॉन्डिस किस दिन सबसे अधिक दिखाई देता है? जन्म के 1 दिन बाद, जन्म के 3 से 5 दिन बाद, जन्म के 10 दिन बाद या जन्म के 15 दिन बाद। तो कह रहा है जो नवजात शिशु उसमें क्या जॉन्डिस किस दिन सबसे अधिक दिखाई देता है? तो जन्म के 3 से 5 दिन बाद। नेक्स्ट, कह रहा है ट्विन प्रेगनेंसी में सबसे आम जटिलता क्या है? प्री एक्लेम्सिया, प्री टर्म लेबर, गर्भाशय फटना, मधुमेह। तो कह रहा ट्विन प्रेगनेंसी में सबसे आम जटिलता क्या है? तो ट्विन प्रेगनेंसी में सबसे आम जटिलता है प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, कह रहा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI की नॉर्मल रेंज क्या है? 2 से 4 सेंटीमीटर, 5 से 25 सेंटीमीटर, 30 से 40, 50 से 60। तो कह रहा है जो हमारे का एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी AFI की नॉर्मल रेंज क्या है? तो AFI की नॉर्मल रेंज है 5 से 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, कह रहा बर्थ एस्फिक्सिया का मुख्य कारण क्या है? फीटल हाइपोक्सिया, मातृ रक्तस्राव, संक्रमण, जन्म दोष। तो कह रहा बर्थ एस्फिक्सिया का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीटल हाइपोक्सिया। नेक्स्ट, कह रहा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया किस स्टेज लेबर में दिया जाता है? किस स्टेज ऑफ लेबर में दिया जाता है? पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज में, केवल सिजेरियन में। तो कह रहा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया किस स्टेज ऑफ लेबर में दिया जाता है? तो हमारा 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले स्टेज में। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया किस स्टेज में दिया जाता है? पहले स्टेज में दिया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भनाल एम्बिलिकल कार्ड में नसों और धमनियों की संख्या कितनी होती है? 1 नस 1 धमनी, 1 नस 2 धमनी, 2 नसें 1 धमनी या 2 नसें 2 धमनियाँ। तो कह रहा है गर्भनाल में नसों और धमनियों की संख्या कितनी होती है? जो हमारा गर्भनाल है या एम्बिलिकल कार्ड है, इसमें कितनी नस और कितनी धमनियाँ होती हैं? तो 1 नस और 2 धमनियाँ होती हैं। नेक्स्ट, कह रहा पोस्टमार्टम इन्फेक्शन का सबसे आम लक्षण क्या है? बुखार, खांसी, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द। तो कह रहा पोस्टमार्टम इन्फेक्शन का सबसे आम लक्षण क्या है? तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुखार। फिर कह रहा है गर्भावस्था में थायराइड फंक्शन टेस्ट किस ट्राइमेस्टर में किया जाता है? पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर, तीसरा ट्राइमेस्टर, जन्म के बाद। तो कह रहा गर्भावस्था में थायराइड फंक्शन टेस्ट, गर्भावस्था में थायराइड फंक्शन टेस्ट कब किया जाता है? किस ट्राइमेस्टर में किया जाता है? तो किस ट्राइमेस्टर में किया जाता है? तो हमारा 11वें का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, प्रथम ट्राइमेस्टर में। तो हमारा गर्भावस्था में थायराइड फंक्शन किस होता है? पहले ट्राइमेस्टर में होता है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है कि लेबर पेन को मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है? एपगार स्केल, बिशप स्कोर, VAS स्केल या ग्लासगो स्केल। तो कह रहा है क्या लेबर पेन को मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है?
तो किसको मापने के लिए? लेबर पेन को मापने के लिए। तो VAS स्केल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मुख्य स्रोत क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि, अंडाशय, प्लेसेंटा, थायराइड। तो गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मुख्य स्रोत क्या है? तो हमारा 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा। तो बढ़ते हैं आगे। नवजात शिशु का वजन जन्म के बाद पहले सप्ताह में कितना कम हो सकता है? 1 से 2%, 5 से 10, 15 से 20, 25 से 30%। तो नवजात शिशु का वजन जन्म के बाद पहले सप्ताह में कितना कम हो सकता है? तो नवजात शिशु का वजन जन्म के बाद पहले सप्ताह में कितना कम हो सकता है? 5 से 10%, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, गर्भावस्था में TD वैक्सीन सबसे किससे बचाव के लिए दी जाती है? हेपेटाइटिस, टिटनेस और डिप्थीरिया, पोलियो, खसरा। तो गर्भावस्था में जो TD वैक्सीन है किससे बचाव के लिए दिया जाता है? तो गर्भावस्था में TD वैक्सीन किससे बचाव के लिए देता है? टिटनेस और डिप्थीरिया। T से टिटनेस, D से डिप्थीरिया। नेक्स्ट, हाइड्रामनियोस किससे संबंधित है? एमनियोटिक फ्लूइड की कमी, रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप और संक्रमण। तो हाइड्रामनियोस किससे संबंधित है? तो हमारा हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड की कमी। नेक्स्ट, गर्भावस्था में सबसे खतरनाक मलेरिया प्रकार कौन सा है? तो गर्भावस्था में जो सबसे खतरनाक मलेरिया का प्रकार क्या है? प्लाज्मोडियम वीवैक्स, या प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, या प्लाज्मोडियम मलेरिये, या प्लाज्मोडियम ओवेल। तो गर्भावस्था में सबसे खतरनाक मलेरिया का प्रकार, किसका प्रकार? मलेरिया का प्रकार। तो सबसे खतरनाक मलेरिया का प्रकार है हमारा प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। नेक्स्ट, प्रसव के बाद गर्भाशय का वजन कितने दिनों में सामान्य हो जाता है? 7 दिन, 14 दिन, 42 दिन, 60 दिन। तो प्रसव के बाद जो गर्भाशय का क्या होता है? वजन कितने दिनों में सामान्य हो जाता है? प्रसव के बाद गर्भाशय का वजन सामान्य कितने दिन हो जाएगा? 42 डेज। नेक्स्ट, गर्भावस्था में योनि के सफेद स्राव का क्या कारण है? गर्भावस्था में योनि से सफेद स्राव का क्या कारण है? ईस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, हार्मोनल परिवर्तन, या यौन संचारित रोग। तो गर्भावस्था में योनि से सफेद स्राव का क्या कारण है? तो सफेद स्राव का क्या कारण है? हमारा हार्मोनल परिवर्तन। नेक्स्ट, गर्भावस्था में पेट के निचले हिस्से में दर्द का संभावित कारण क्या है? राउंड लिगामेंट पेन, एपेंडिसाइटिस, या गुर्दे की पथरी, या मूत्राशय संक्रमण। तो गर्भावस्था में पेट के निचले हिस्से में दर्द का संभावित कारण क्या है? तो पेट के निचले हिस्से में दर्द का संभावित कारण है राउंड लिगामेंट पेन। नेक्स्ट, गर्भावस्था में प्रोटीन यूरिया का नॉर्मल मात्रा क्या है? 30 mg पर डे से कम, 100 mg पर डे, 300 mg पर डे, या 500 mg पर डे। तो गर्भावस्था में प्रोटीन यूरिया का नॉर्मल मात्रा कितनी होनी चाहिए? प्रोटीन यूरिया की नॉर्मल मात्रा कम से कम 30 mg पर डे से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रसव के बाद पहला दूध क्या कहलाता है? फोर मिल्क, कोलोस्ट्रम, मैच्योर मिल्क, या ट्रांजिशनल मिल्क। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? पहला दूध क्या कहलाता है? प्रसव के बाद का पहला दूध कोलोस्ट्रम। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भाशय में वजन औसत कितना बढ़ना चाहिए? 5 से 7 kg, 11 से 16, 18 से 20, 22 से 25। तो कम से कम 11 से 16 kg क्या होना चाहिए? गर्भावस्था में वजन बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, गर्भावस्था में सबसे अधिक आयरन की आवश्यकता किस ट्राइमेस्टर में होती है? पहले, दूसरे, तीसरे, या सभी में समान। तो गर्भावस्था में आयरन की सबसे अधिक आवश्यकता किस ट्राइमेस्टर में होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड, तीसरे ट्राइमेस्टर में। फिर गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया के लिए कौन सा आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है? फेरस सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या जिंक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? फेरस सल्फेट। किसके लिए? गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया के लिए कौन सा आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है? फेरस सल्फेट। नेक्स्ट, गर्भावस्था में योनि से खून आना किसका संकेत हो सकता है? प्लेसेंटा एब्रप्शन,
सामान्य लक्षण, मूत्र संक्रमण या कब्ज। तो कह रहा गर्भावस्था में योनि से खून आना, गर्भावस्था में योनि से खून आना किसका संकेत हो सकता है? तो प्लेसेंटा या एब्रप्शन। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था में पैरों में ऐंठन का मुख्य कारण क्या है? कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, विटामिन की कमी, विटामिन सी की कमी, प्रोटीन की कमी। तो कह रहा गर्भावस्था में पैरों में ऐंठन का मुख्य कारण क्या है? तो पैरों में ऐंठन का मुख्य कारण क्या है? कैल्शियम की कमी। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था में पीठ दर्द को कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? सही पोस्चर, अधिक नमक खाना, भारी व्यायाम, लंबे समय तक खड़े रहना। तो कह रहा गर्भावस्था में पीठ में दर्द को कम करने के लिए क्या किया जाता चाहिए? तो सही पोस्चर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। कह रहा है गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? खाली पेट रहना, छोटे छोटे भोजन लेना, अधिक तेल खाना, कम पानी पीना। तो गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस को कम करने के लिए छोटे छोटे भोजन लेना चाहिए, मतलब क्या कीजिए? थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, थोड़ा खा लिए फिर थोड़ा बाद में खाइए। नेक्स्ट और लास्ट, कर गर्भावस्था में पेल्विक जोड़ों में दर्द किस हार्मोन के कारण होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन। तो कह रहा गर्भावस्था में पेल्विक जोड़ों में दर्द किस हार्मोन के कारण होता है? तो किस हार्मोन के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रिलैक्सिन। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में तो बताते नहीं हैं। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक भी आप नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो हमारा तो कम से कम लाइक शेयर तो कीजिए। यदि 300 व्यू आएगा तो 10 लाइक, 20 लाइक, आखिर में ये सब क्या है? मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद समझने नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा। जब पसंद नहीं आ रहा तो कम डिसलाइक ही कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए, पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 55 पर आधे ही लोग सब्सक्राइब किए हैं, आधे लोग तो क्या बिना सब्सक्राइब के ही देखते हैं। तो सब्सक्राइब करने में न ही खर्च होता है और न ही शेयर में, न ही लाइक में 1 भी रुपये खर्च होने वाला नहीं है। बस 1 मिनट से भी कम समय लगता है, 10-20 सेकंड में आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।